अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोमिना शेख, जिसके साथ आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री को समझेंगे और आपको पता लगेगा कि केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाए, समझा जाए, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया जाए। तो हम इस केमिस्ट्री को अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्टिंग बनाते हुए लेकर चलेंगे। तो आप मैट्रिक में तो केमिस्ट्री पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन अब हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम एफएससी में जाते हैं तो हमारे कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स फोकस करते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स भी। अब केमिस्ट्री उसमें क्यों ज़रूरी है और हम क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए कि केमिस्ट्री इज़ द बेसिक। हमारे आसपास जो भी हो रहा है, हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में रिएक्शंस हो रहे हैं, इवन हमारे जो मार्कर के अंदर की इंक है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम सब पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री किस तरह से हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है और किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है पढ़ना। तो इसलिए केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है और आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह से चैप्टर्स किस तरह डिवाइड हुए हैं, ब्रांचेस को कैसे डिवाइड किया हुआ है और कैसे हम इसको स्टडी करेंगे वन बाय वन टॉपिक्स को और डिस्कस करेंगे। चलें भाई, अब व्हाट इज़ केमिस्ट्री? 9th-10th में आप लोग इसको पढ़ के आ चुके हैं, केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी, इतने सारे चैप्टर्स पढ़े, न्यूमेरिकल्स किए। लेकिन क्या आपको पता है आपने उसको अपनी रूटीन लाइफ से, अपनी डेली लाइफ से कंबाइन करके, कंपैरिजन करके देखा है कि आपको केमिस्ट्री समझ आई है? तो अब हम केमिस्ट्री को उस तरह से डील करेंगे कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं जिनके इतने मुश्किल मुश्किल नाम है, उसमें पता हो कि हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री को देखते हैं। तो बच्चों, केमिस्ट्री क्या होती है कि किसी भी रिएक्शन में क्या हो रहा है, किसी भी रिएक्शन में कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, कौन सी चीज़ बन रही है, उसको हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम लेते हैं, उन सबको हम केमिस्ट्री में डील करेंगे। ठीक है? अब केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी भी आएंगी जो बायो से भी मिल रही होंगी, कुछ केमिस्ट्री में चीज़ें इस तरह की भी आएंगी जो फिज़िक्स से भी मिल रही होंगी, जियोलॉजी से मिल रही होंगी, इन्वायरमेंटल साइंसेज से मिल रही होंगी। तो अब ये ना समझे कि केमिस्ट्री इज़ जस्ट सिंपल कि हम केमिस्ट्री को डील करें, इट्स द सेंट्रल साइंस जिसको हम डील करते हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया? अब जितनी भी हम मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, हम कुकिंग करते हैं, हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जितने भी हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, इवन जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लाइक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इवन वाटर बॉटल जो हम यूज़ करते हैं, सब में आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, वो क्या होता है? केमिस्ट्री। तो हम उसको डिस्कस करेंगे अपने इस सब्जेक्ट में। तो बच्चों, आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर के 12 चैप्टर्स हैं और इसी तरह सेकेंड ईयर में 12 चैप्टर्स हैं, यानी कि आपकी पूरी एफएससी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 12 चैप्टर्स को हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, 12 चैप्टर्स को हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो हम ले रहे हैं दैट इज़ प्री फर्स्ट ईयर। तो प्री फर्स्ट ईयर में हम लोग शुरू के इंट्रोडक्टरी कुछ चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? अब आप देखें, इसमें हमारे पास है स्टोइकियोमेट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर 1, 2, 3, और इसके साथ हमारे आगे 7 चैप्टर्स हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 9th के फर्स्ट लेक्चर में आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो उसी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को फर्दर आगे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट ईयर में हमारे जो चैप्टर्स ब्रांचेस पढ़ी जाती हैं वो फिज़िकल केमिस्ट्री है, हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो उसी को ही हम आगे लेकर चलेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे चैप्टर्स को, और आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगी। अच्छा, और अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। उसका कुछ ना कुछ एंड में एग्ज़ाम तो होगा ना, कुछ आपसे असेसमेंट भी तो ली जाएगी। उसी पर्पज़ के लिए हम इसे पूरा साल पढ़ते हैं, समझते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पेपर होगा वो उसका पैटर्न भी होता है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए और उसी डोमेन में रहते हुए हम अपने चैप्टर्स को पढ़ते हैं, अपने टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखें, हमारा जो पूरा चैप्टर होता, हमारा जो पूरा पेपर होता है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन 17 MCQs।
ठीक हो गया। अब वो होते भी हमारे टोटल 17 मार्क्स के हैं, 1 मार्क फॉर ईच MCQ। तो MCQs जब हम अपने किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो हम उस टॉपिक को विद रिस्पेक्ट टू MCQs भी पढ़ते हैं, कि जब हम उस टॉपिक को पढ़ें तो हमें समझ आ जाए कि अगर इसमें से कोई MCQ आता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन 2 है दैट इज़ एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें जो आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 20। उसमें से आप लोगों को चॉइस दी जाती है, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप उसमें से 6 क्वेश्चंस को छोड़ के 14 क्वेश्चंस जो आपको पसंद आए वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसके 1 शॉर्ट क्वेश्चन का मार्क होता है 3। तो टोटल जब आप 14 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं जो कि एक 3 मार्क्स का है, तो हमारे टोटल हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स 42। तो फिर जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम MCQ के अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी पढ़ेंगे, कि अगर उसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने उसको किस तरह से डील करना है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास टोटल होते हैं 3 क्वेश्चंस, जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक हो गया। एक बात तो आपको ये पता हो। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, वो 2 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होता है और आपने उन दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट करना होता है, तब भी आपको टोटल मार्क्स मिलते हैं। अगर आप उसमें से एक पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको सिर्फ सिंगल पार्ट के मार्क्स मिलेंगे, ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों के 3 क्वेश्चन जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने एक क्वेश्चन का A B पार्ट दोनों अटेम्प्ट करना है, उसी तरह ही दूसरे क्वेश्चन का A B पार्ट दोनों अटेम्प्ट करना है। और आपका जो टोटल मार्क होता है एक क्वेश्चन का दैट इज 13। तो जब आप 2 अटेम्प्ट करते हैं तो इट विल बिकम 26। तो जब हम 17 प्लस 42 प्लस 26 करते हैं तो हमारे टोटल मार्क्स हो जाते हैं 85। तो ये हमारा पेपर पैटर्न था, जिसको हम देखते हुए कि हम हमारे MCQs किस तरह से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं और इसी तरह से हम इसको समझते हैं और अपनी पूरी बुक को उसी तरह से स्टडी करते हैं। अब देखिए हमारे MCQ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, हम उसी को लेकर चलते हैं, ठीक हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आती तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स को नहीं लेकर चलते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स को हम डिस्कस करें और उनको पढ़ें, क्योंकि हमारे MCQs आते हैं तो हम अपनी बुक को उसी तरह से ही स्टडी करते हैं। तो हमने अभी चैप्टर्स को देखा कि हमारे चैप्टर्स की डिवीजन किस तरह से हुई है, हमने अपने पेपर पैटर्न को देखा कि पेपर पैटर्न हमारा किस तरह का होता है और हम अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को किस तरह से पढ़ेंगे कि हमारा पेपर जो है वो अच्छा अटैम्प्ट हो सके। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे वापस मिलते हैं। बच्चों हमने पेपर पैटर्न को अपने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने चैप्टर के थोड़े से इंट्रोडक्शन को, ताकि आपको पता लगे कि हम किस तरह से अपने चैप्टर्स को लेकर पढ़ेंगे और किस तरह से यू लर्न जो है वो आपको पढ़ा रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है, पहली दफ़ा स्टोइकियोमेट्री का वर्ड पढ़ता है ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई केमिस्ट्री आ गई है, इट्स अ ड्राई सब्जेक्ट और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, भाई ये तो बड़ा मुश्किल टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। तो बच्चों ये आसान है, ये मज़े का है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसको ध्यान से समझें। अब देखें, जब कोई भी डिस्कवरी हुई थी बिफोर 100 ऑफ ईयर्स अगो, तो फिर क्या हुआ था कि वो तब ग्रीक और लैटिन जो है लैंग्वेज वो बहुत कॉमन थी, तो जितनी भी साइंसेस की डिस्कवरीज होती रही वो उसी लैंग्वेज में हुई। तो जब हम बेसिक्स को अपने चैप्टर्स को लेकर चलते हैं तो हम उसी लैंग्वेज को लेकर चलते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी जो अपनी साइंस है, अपनी जो केमिस्ट्री है या जो हमारी आगे बॉटनी पढ़ते हैं हम आगे, वो इसलिए मुश्किल लगती है। तो अगर हम अब इसको बेसिक्स में लेकर चले, अब हम अपने इस टॉपिक को देखें तो ये स्टोइकियोमेट्री जो है दैट इज ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, ठीक हो गया। ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक हो गया। और जो स्टोकियोन है, स्टोकियोन दैट इज स्टोकियोन इज द वर्ड ऑफ ग्रीक जिससे ये स्टोइकियोमेट्री निकला है। तो अगर हम स्टोकियोन को देखें विच इज दिस वर्ड ऑफ ग्रीक, जिसका मतलब होता है एलिमेंट, ठीक हो गया। तो एलिमेंट तो आपको पता है कि जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं दैट इज़ बेस्ड अपॉन एलिमेंट।
आपने जब छोटे से होते हैं, हम अपने स्कूल में जाते हैं और हम अपने स्कूल की वॉल्स को देखते हैं, तो जो हमारी सीनियर क्लासेस की वॉल्स होती हैं ना, 9th-10th की या फर्स्ट या सेकेंड ईयर की, उनके बाहर एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ होता है जिसमें कार्बन CNO और उनके नीचे नंबर लिखे होते हैं। हम डर जाते हैं कि हमें बताया जाता है कि आपने ये पूरा टेबल याद करना है, पूरा रट्टा लगाना है आपने इस टेबल का। लेकिन हमने उस टेबल का रटना नहीं लगाना होता। जब हम बड़ी क्लास में आते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे तो हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको समझते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी हमारे इन्वायरमेंट में इम्पोर्टेंस को समझते हैं और फिर हम उसको टेबल हमें खुद ब खुद याद हो जाता है। तो अब एलिमेंट का आपको पता लग गया कि हमारी जितनी भी साइंसेस हैं या जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उनकी कंपोजिशन इज बेस्ड अपॉन एलिमेंट। तो स्टोक्यून मीन्स एलिमेंट और मेट्री मीन्स मेजर। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट को, यानी कि जितने भी रिएक्शंस हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, ये जितने भी रिएक्शंस लैब में करवाए जाते हैं वो सब जो हैं उनकी क्या कंसंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं, क्या कंसंट्रेशन बनती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बच्चों बात आती है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की। तो हम अपना जितना भी सिलेबस कवर करेंगे दैट विल बी बेस्ड अपॉन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, और पहले भी जो है वो इसको फॉलो करते हुए आए हुए हैं। तो लेकिन अब फ़र्क सिर्फ इतना आया कि पहले जो आप लोगों का पेपर हुआ करता था वो पेपर आप लोगों के बुक के दिए हुए क्वेश्चंस में से आता था, यानी कि एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया, एज इट इज़ आपको फेडरल बोर्ड की बुक में जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो उठा के आपको दे दिया। तो इसलिए आप लोगों को पता होता था कि मुझे इसी में से आना है तो मैंने यही तैयार करना है। अब बच्चे क्या करते थे, आखिरी के 2 महीने में भी पूरी बुक का रट्टा मार के उसको कर लेते थे और उनको पेपर बहुत अच्छा हो जाता था। लेकिन अब आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी कॉन्सेप्चुअल। तो हम कॉन्सेप्चुअली ही सारी डिस्कशन करेंगे और फिर जो हमारे असेसमेंट होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारा जो भी पेपर होगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन दैट कॉन्सेप्ट। तो जो आप लोगों के कुछ बच्चों के अब ये भी सवाल होते हैं हमें कि हमें फेडरल बोर्ड में जो पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों ने जो यू लर्न पे हमें कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है वो किससे रिलेटेड है, वो फेडरल बोर्ड की बुक से रिलेटेड है, वो बलूचिस्तान की बुक से रिलेटेड है, वो KPK की बुक से रिलेटेड है, या फिर वो पंजाब बोर्ड की बुक से रिलेटेड है। तो बच्चों ये कन्फ्यूजन मैं आप लोगों की एट द स्टार्ट ऑफ दिस प्री फर्स्ट ईयर में आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी अ कॉन्सेप्ट नॉट रिलेटेड टू एनी बुक। यानी कि जब आप इस स्टोक्योमेट्री को चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी कि आप लोगों को जिस तरह का भी क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी इसमें से न्यूमेरिकल दिया जाएगा, उसकी स्टेटमेंट चेंज कर दी जाएगी, उसको रीफ्रेज कर दिया जाएगा, या अगर आपको एक न्यूमेरिकल में पहले कार्बन दिया जाता था उसकी जगह नाइट्रोजन दे दिया जाएगा, तो आप लोगों को पता होगा मैंने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमारी कौन सी बुक में से आएगा, आप लोग हमें कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, आप लोग जो है इसका क्या मतलब है और ये क्यों इतना मुझे मुश्किल लग रहा है, या इस तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को होनी चाहिए। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट कि अगर हमारा पहला चैप्टर है स्टोक्योमेट्री तो हमने इस चैप्टर में स्टोक्योमेट्री को ही पढ़ना है, और इसके न्यूमेरिकल्स में अगर मोल है, मैस है, वॉल्यूम है तो हम उसी को ही पढ़ेंगे। ये नहीं सोचना कि ये न्यूमेरिकल उस बुक में से तो मुझे ये उस बुक में से तो मुझे, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को लेना है। तो फिर आप अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप लोग जो परेशान है कि हमारे क्या न्यू क्वेश्चन आ सकता है वो भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट की मेजरमेंट। अब क्या होता है कि जब हमारी फर्स्ट ईयर में हम आते हैं और हम पढ़ते हैं तो एक तो हमें पहले से ही हमारे दिमाग में होता है कि केमिस्ट्री ड्राई सब्जेक्ट है, इसको मैं कैसे पढूं, और कुछ इस वजह से हमारा माइंडसेट होता है कि केमिस्ट्री बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं। और इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है बच्चों कि जो हम अपना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम जो भी टॉपिक को स्टडी करेंगे, आपने उस टॉपिक से रिलेटेड MCQs, उस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस, उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, और फिर आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा और डेली के डेली इसको पढ़ना है। अदरवाइज़ अगर आप 1 वीक बाद वो टॉपिक खोलते हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। यू लर्न का प्लेटफॉर्म जो है वो आपको टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस, टॉपिक से रिलेटेड MCQs इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आप
ये लेक्चर सुन के उस टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके MCQs को पढ़ते हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, तो आपको अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, लाइक आपने नेट खोला और आपने नेट पे देखा कि भाई ये तो न्यू न्यूमेरिकल है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो अपने टीचर से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आपको वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों की जो दिमाग में क्वेश्चन थे कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं और ये SLO बेस्ड पेपर क्या होता है, तो आप लोग अगर अच्छे से अपने सारे टॉपिक्स को पढ़ें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, तो यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर और बुक। अब बच्चों आप लोगों के जो वन ऑफ द SLO है फ्रॉम योर करिकुलम, दैट इज अंडरस्टैंड दैट केमिस्ट्री इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। बच्चों आप लोगों ने एनालिटिकल केमिस्ट्री में अपने क्वांटिटेटिव का वर्ड पढ़ा होगा, और जो हम ये हमारा स्टॉकियोमेट्री है दैट इज़ द बेस ऑफ एक्चुअली फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी ब्रांचेस में, तो ये असल में उसकी बैकबोन है जिसको हम डील करेंगे, लेकिन इन बिटवीन हम अपनी एनालिटिकल केमिस्ट्री को भी डील करेंगे, क्योंकि उसमें हम अपनी क्वांटिटेटिव जो है वो साइंस को स्टडी करते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा चैप्टर, जब आपके सामने अभी बुक खुली हुई होगी तो आप बुक को देखें तो न्यूमेरिकल्स देख देख के जो है वो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या हम इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। अब आपने ये टॉपिक भी देख लिया, मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया, एलिमेंट की मेजरमेंट ये भी बता दिया कि हम इसमें ये कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों अब आप लोग अपने इन्वायरमेंट में देखो कि हम एलिमेंट को किस तरह से स्टडी करते हैं, एलिमेंट की क्वांटिटी को कैसे देखते हैं। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल उठाते हैं, हम डिस्कस तो काफ़ी एग्जांपल को करेंगे, लेकिन आप अपने इन्वायरमेंट में कोई भी एग्जांपल उठा के देखो। फॉर एग्जांपल हम जो मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे क्या पूछते हैं, अपनी एज बताएं। आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं कि आपने हमेशा अपनी एज जो है वो करेक्ट बतानी है डॉक्टर को, क्योंकि अगर आप अपनी, क्योंकि लड़कियों को होता है कि हम थोड़ी एज छोटी बताएं, लेकिन वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर आपको उसी हिसाब से मेडिसिन देता है जो कि आपकी एज के मुताबिक इफेक्टिव होती है। और समटाइम्स आप क्या करते हो, आप जाते हो डॉक्टर के पास, आपको आराम नहीं आ रहा होता, वो ये भी रीज़न होता है कि डॉक्टर आपको किसी और लेवल की मेडिसिन दे रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपनी या तो एक्यूरेट एज नहीं बताई थी, या फिर दूसरा इशू हो सकता है कि डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी हो, ठीक दी हो। लेकिन ये होता है कि आप जब नहीं बताते हैं अपनी एज सही, तो फिर वो मेडिसिन नहीं इफेक्ट करती, क्योंकि अगर आपकी एज बड़ी होगी तो यू नीड सम हैवियर मेडिसिन टू रिएक्ट विद योर बॉडी, और वो आपको जो है वो रिजल्ट इफेक्टिव हो उसका। तो हम अपनी मेडिसिन में देखें और डोजेजेस में देखें जो प्रोवाइड की जाती हैं, दैट इज़ आपकी एज पूछी जाती है, आपका वेट पूछा जाता है। फिर जो हमारी मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती हैं दैट इज़ बेस्ड अपॉन क्वांटिटी। आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है 5 mg, 10 mg, 500 mg की भी इवन होती है। वो क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेडिसिन जो हैं वो आपको किस तरह से हम मेडिसिन में अब क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो भी आपको समझ आ गया। अब अगर हम देखें अपनी इंडस्ट्रीज़ में, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ में हम साथ साथ लिखते भी जाते हैं ताकि आप लोगों को भी पता हो कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो असल में है क्या, हमने अपनी स्टॉकियोमेट्री को कहाँ कहाँ डील करना है, हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कहाँ कहाँ पढ़ना है। तो अब आपने मेडिसिन देख लिया, उसकी डोजेजेस देख ली। अब अगर हम लें अपनी कुकिंग और बेकिंग को, ठीक है, कुकिंग और बेकिंग, खाने पीने का शौक़ जो है वो सबको होता है और उनको पता होता है कि हमने किस क्वांटिटी में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। सॉरी, बेकिंग है, इट्स बेकिंग। तो आपने बेकिंग का आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग जो है वो आपकी है क्या, आपने बेकिंग में किस तरह से इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करना है और कितनी क्वांटिटी में लेना है। अच्छा जी, तो हम देख रहे थे कुकिंग एंड बेकिंग को, ठीक हो गया। तो बच्चों जब हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं,
आप लोग भी करते होंगे घर में कुकिंग और अपनी मदर्स की हेल्प भी करते होंगे, और इवन जो भाई से लेकर आते हैं सब्जियां वगैरह उनको भी अंदाज़ा होता है कि क्या किस चीज़ में कितनी ज़रूरत है। तो जब हम कुकिंग एंड बेकिंग कर रहे होते हैं तो कुकिंग एंड बेकिंग करते हुए हमने अपनी सारी क्वांटिटीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमने बेकिंग में कितना बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया तो आपका ये मटेरियल ख़राब हो सकता है, और अगर आपने कम यूज़ किया तो आपकी चीज़ बेक ही नहीं होगी। तो अब आपको पता लगा कि जब हम बेकिंग कर रहे हुए होते हैं तो इस किस तरह क्वांटिटेटिव साइंस हमें उस टाइम हेल्प कर रही होती है। और कुकिंग में अगर आप नमक ज़्यादा डाल दें तो वो खाना नहीं खाया जाता। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी गलत कर देते हैं। तो अब स्टोकियोमेट्री और उसमें क्वांटिटेटिव साइंस को हम किस तरह से कुकिंग एंड बेकिंग में लेकर चल रहे हैं वो भी आपको पता लगा होगा कि कितना ज़रूरी है ये सब्जेक्ट, और ये चैप्टर पढ़ना कितना ज़रूरी है, इस टॉपिक को पढ़ना कितना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में देखें, ठीक हो गया, इंडस्ट्रीज़ में हमारी डिफरेंट चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, इवन बेकिंग और कुकिंग प्रोडक्ट्स भी हो रही होती हैं। हमारी फर्टिलाइज़र्स की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का यूज़ किया जाता है। अगर उनकी कंसंट्रेशन ना ठीक रखी जाए तो फिर हमारी जितनी भी फसल होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं उनका ध्यान रखना होता है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट में देखें बच्चों, अपने इन्वायरमेंट में जब हमने किसी भी सॉइल का, किसी भी वाटर का एनालिसिस करना होता है तो हमने उसका एनालिसिस, यानी कि हमने कोई भी सैंपल लिया अपने एयर में से, एयर का सैंपल इसलिए लेते हैं ताकि हम उसमें से पोल्यूटेंट्स चेक कर सकें। वाटर का सैंपल लेते हैं, उसका एनालिसिस किया जाता है। फिर हम अपने सॉइल का सैंपल लेते हैं कि वाई द थिंग इज़ नॉट ग्रोइंग देयर, और कोई भी इशू जो है तो हम वो इन्वायरमेंट में स्टडी करते हैं कि क्वांटिटेटिव साइंस जो है वो किस तरह से हेल्पफुल है। इसके बाद जो हमारी और एग्जांपल्स हैं वो हमारी आती हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। तो बच्चों कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, हम जितनी भी अपनी डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो है वो उसमें हम क्वांटिटीज़ का ख्याल रखते हैं। अब बच्चों जब हम मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि जिसको पता हो कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लेने जाते हैं सन ब्लॉक, ठीक है, सन ब्लॉक आप सब यूज़ करते होंगे और आजकल सनलाइट भी बहुत ज़्यादा होती है और हम लोगों को डर भी होता है कि सन टैन ना हो जाए, तो हम सन ब्लॉक यूज़ करते हैं। सन ब्लॉक में SPF की मेजरमेंट आप सब लोग चेक करते हैं, SPF 30, SPF 50, SPF 70, SPF इज़ सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। वो कितना है, 100 है। वो क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा SPF होगा वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये क्या हो गई, क्वांटिटी। अब आप लोगों को पता लगा। और इस तरह की बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम क्वांटिटी का ध्यान रखते हैं। इस तरह से हम इस टॉपिक को, क्वांटिटेटिव साइंस को लेकर चलते हैं। तो अब आपकी बुक में देख लें, आपकी बुक में फायरवर्क्स की एग्जांपल दी हुई है कि फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त आपने देखना होता है कि उसके अंदर हमारी जो केमिकल कंपोजिशन है वो ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो कंपोजिशन नहीं ठीक होगी तो एक्सप्लोजन हो सकती है। इसके अलावा हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं जब वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो फिर उनको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी ठीक हुआ कि इफ़ेक्टिव है या नहीं, और फिर हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स प्रॉपर बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, कंडीशंस का ख्याल रखना होता है। दैट इज़ ऑल क्वांटिटेटिव साइंस, जिसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटी का ध्यान रखते हैं। हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो अप्रूव ही तब होती हैं जब उसके अंदर क्वांटिटी ठीक हो, वरना इतनी लाखों में प्रोडक्ट्स बनी हुई होती है, क्वांटिटी थोड़ी सी ख़राब और आपकी सारी प्रोडक्ट वेस्ट। तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी स्टोकियोमेट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप इस जो आप होते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और कुछ हैं हमारे नॉलेज बेस्ड और कुछ हमारे जो हैं दैट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड। तो बच्चों जितनी भी मैंने आपसे इधर एग्जांपल्स डिस्कस की हैं दैट आर एप्लीकेशंस। तो अगर आपको एप्लीकेशंस का पता होगा तो आप
यू नो व्हाट, कि हम जो कहते हैं ना कि हमारा डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा पेपर का, वो असल में एप्लीकेशंस पे होता है। अगर आपको एप्लीकेशंस पता हो कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किस तरह से अप्लाई होगा, किस तरह से उसको मोल्ड करके हम अप्लाई करेंगे, तो आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। और एक हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग थी तो आप लोगों को समझ आई ना। तो किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाना, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। के कोई भी क्वेश्चन रीफ्रेस करके मोल्ड करके आपको दे दिया जाए तो वो आप कर सकेंगे। एंड नॉलेज, कि आप लोगों को पहले से ही पता था कि एलिमेंट क्या है, मैयर क्या होता है, दैट इज़ नॉलेज। तो इस तरह से आप लोगों के इस चैप्टर में से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, और एप्लीकेशंस बेस्ड दैट विल बी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और कुछ आप लोगों की एप्लीकेशंस जिस तरह से एग्जांपल्स को बता सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। और हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टोइकियोमेट्री को और डिटेल में लेकर जाएंगे, एंड यू विल नो कि किस तरह से इसका रिलेशनशिप है विद मोल, विद मास, विद वॉल्यूम, और इसके किस तरह से न्यूमेरिकल्स करते हैं। फिर जो भी हम अपनी दो रिएक्टेंट्स को करवाते हैं रिएक्ट, उसमें कौन सा एक्सेस होता है, कौन सा लिमिटिंग होता है, और कैसे हमें पता लगता है कि वो लिमिटिंग है, कैसे पता लगता है एक्सेस है, वो हम सारा जो है हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह ही हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रूर लाइव रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में भी, ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री अच्छे से समझ आ सके। और हमारे यू लर्न की वेबसाइट पे भी विज़िट करिएगा, तो वहाँ पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। एक एक टॉपिक का MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल मिलेगा। और आई होप कि आपको आज भी जो मैंने बताया वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमने किस तरह से इस टॉपिक की अभी सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन किया है इस चैप्टर का, और एक ऐसे लोग को हमने पढ़ा है, हमने उसको समझा है कि किस तरह से ये हमारी अप्लाई होगा, और अंडरस्टैंडिंग को पढ़ा है। और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। खुश रहें, फिर आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।